कि जो इतने ज़्यादा किरदार आपने कुदूसी साहब में किए के बेवा में किए थे, उसमें मर्द का किरदार भी कर रही हैं, फिर उसमें एक ख्वाजा सरा का किरदार भी कर रहे हैं, उसमें पुलिस अफसर का किरदार भी कर रहे हैं, ये आपको खुद शौक था या फिर आप राइटर ने कहा था कि ये किरदार आपने करना? मैं पागल हूँ। मैं ही एडमिट करती हूँ, मैं पागल हूँ। तो आपने उनसे कहा कि जब आप स्टोरी पढ़ रही थी तो आपने कहा अच्छा इसमें ये किरदार मैं कर सकती हूँ, उन्होंने कहा कि लगता है कि मैंने ये नहीं कहा कि ये मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकती हूँ। सिर्फ एक कैरेक्टर था जो कि उरूसा ने किया था, शगुफ्ता नाम था उसमें। बस वो मुझे कैरेक्टर बड़ा हॉन्ट करता था और मुझे लगता था कि बस मुझे ये कैरेक्टर मिल जाए करने के लिए, बस वही नहीं मिला, उसके अलावा सारे कैरेक्टर। उस वक्त होता था जब स्क्रिप्ट आ रहा होता था ना, उसमें कोई कैरेक्टर आता था तो फंसी कहते थे कि अब इसके लिए हमें कास्टिंग करनी है। नहीं कास्टिंग ये नहीं करेगी, ये नहीं, ये वाला तो नहीं करेंगी। तो इस तरह है ना आपा के बस कैरेक्टर बढ़ते ही चलेगा। तो ये आपको इन तमाम कैरेक्टर्स के लिहाज से पेमेंट मिलती थी? ये बहुत दूर पड़ेगा। लेकिन जो मुझे मिला है वो उस पेमेंट से भी ज्यादा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है और किसी भी अवार्ड से बहुत बड़ा है। जो इतने सारे लोगों की मोहब्बत और इतने सारे लोगों की हंसी का और खुशी का बायस, तो ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र। अच्छा मुझे बताएं, आप दोनों की दोस्ती कुदूसी साहब की बेवा में हुई या फिर उससे पहले थी? नहीं, हिना आपा से मेरी मुलाकात सबसे पहले एक मॉर्निंग शो पे हुई। वहाँ पर हिना आपा से मेरी काफ़ी बहुत फॉर्मल से हमारी बातचीत हुई। फिर हमने किया था बुरी औरत के नाम से एक प्ले था मज़े का, तो उसमें मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट किया था फर्स्ट टाइम। तब मैं हिना आपा से मुलाकात की, लेकिन उसके बाद फिर मेरी इनसे ऐसी दोस्ती हुई कि वो मेरा इनका जो रिश्ता है ना, जैसे होता है कि आपके कुछ लोग दोस्त होते हैं, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो आपके लिए माँ बाप बहन, और जो बातें आप और लोगों से नहीं कर सकते वो आप उनसे कर सकते हैं। तो हिना आपा से मेरा वो रिश्ता। अच्छा आपको मुझे बताएं कि जब ये कुदूसी साहब की बेवा जब बन रहा था तो वक़्त आपको कैसे अप्रोच किया था? भाई मैं तो इस तरह आया था कि एक टेलीफिल्म थी सिरे घाट की फरजाना, मज़हर की थी, तो उसमें मारिया वासी का कैरेक्टर था जो कि फ्रॉम हैदराबाद रेड लाइट एरिया, तो वो बहुत लाउड कैरेक्टर था। तो मारिया कहने लगी यार तुम आ जाओ ज़रा, थोड़ा सा तो मुझे मेकअप भी वैसा मुझे लाउड चाहिए और तुम ज़रा मुझे इस पर हेल्प आउट भी कर देना। मैं कहा ठीक है। तो मैं उसको ना उसमें कुछ एक दो गाने थे, मैं उसमें डांस परफॉर्म करके उसको दिखाता, तो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये मज़े का लगेगा। तो फसी और मज़हर भाई को तो मैं जानता था, लेकिन मेरी दोस्ती नहीं थी। फसी भाई को तो मैंने देखा ही नहीं था कभी। तो फसी भाई सोफे पे बैठे थे, मैंने कहा आप मेरी टेलीफिल्म करेंगे? मैंने कहा एक्टिंग करें? जी एक्टिंग। मैंने कहा अच्छा ठीक है। और वो 2 दिन की हमने टेलीफिल्म की रौनक जहाँ का नफ्सियाती घराना, उसमें मैं मेकअप भी कर रहा था और एक्टिंग भी कर रहा था, क्योंकि मेरी टीम भी थी इसमें। बस वो फिर करके खत्म हो गया। मुझे लगा कि बस एक्टिंग का जुनून, हाँ, और मुझे था कि बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, तो कितना मज़ेदार काम है। फिर उसके बाद वो ख़त्म हो गया और वो इतना हिट हुआ कि फिर ये AR वाइब ने प्रॉपर कहा कि नहीं जी अब हम इसको एक बड़ा प्ले बनाएंगे और ये कुदूसी साहब की बेवा के नाम से होगा। अच्छा उसके बारे में मुझे कुछ नहीं था, हमें था कि 12-15 एपिसोड थी, ज़्यादा 25 एपिसोड। शुरू में वैसे वो कितना लंबा था? यही था 25-30 एपिसोड करना था, और वो पाकिस्तान की तारीख का पहला डार्क कॉमेडी ड्रामा था जो कि अडल्ट भी था, क्योंकि वो रात में 10 बजे के बाद चलता था। लेकिन वो 10 एपिसोड के बाद तो फिर वो प्राइम टाइम पे आ गया, क्योंकि वो इतना लोगों ने पसंद किया। फिर वो होते होते 300 एपिसोड पे पहुंच गया। बिल्कुल वाकई, क्योंकि मैंने भी 150 और आज कल देख रहे हैं कि फसी भाई भी वो रोज की कोई ना कोई चीज़ है वो अपलोड भी कर रहे होते हैं। हिना जी, जो टीनेजर जो हिना दिलपज़ीर थी, उसने सोचा था कि मैंने आगे जाके इस फील्ड में जाना है और मैं आगे जाके ये मकाम हासिल कर लूँगी? ऐसी इल्हामी क़ुव्वतें मेरे पास नहीं थी तो मैंने देखा नहीं, तो जो भी होता गया। वैसे भी आई एम अ पर्सन हु गोज़ विद द फ्लो। मुझे ये नहीं होता कि मुझे ये कर लेना है। हाँ, अपने गोल्स होते हैं, टास्क्स होते हैं, लेकिन कितना काम करना है ये तो मैं गेज करके बता सकती हूँ। उसके एवज़ कितना मिलना है इस पे मेरा इख्तियार नहीं है। तो मैं तो अपना काम करती रहती हूँ, बाकी जो देने वाला है वो उसकी मर्जी होती है। लेकिन आप करना क्या चाहती थी? हिना आपा से जो हम लोगों ने सीखा ना इस पूरे प्ले में, जितना आप लोगों को वो कॉमिक ड्रामा लगता है ना, उतना ही बहुत सीरियस शूट हुआ है। उसमें हम इतना हंसते नहीं थे, क्योंकि हिना आपा का इतना स्ट्रेसफुल वर्क था कि आप सोचें एक कैमरे पे काम हो रहा है, मास्टर शॉट है,
इधर अम्मा बैठी हैं और बदरखा भी है और फिर यहाँ रूह अफ़ज़ा भी है। अब सोचें सीन में 3 दफा गेटअप चेंज होना है और हिना आपा अपने गेटअप्स खुद करती थी, बिल्कुल। तो वो चेंज करना, आना, लगाना, फिर वहाँ के मास्टर क्लोजेस, ये बहुत मुश्किल प्ले था। मैं वाकई। और मुझे बताइए वैसे इंस्पिरेशन कहाँ से ली थी? वो जो कुद्दूसी साहब की बेवा थी वो, फिर वो रूह अफ़ज़ा का कैरेक्टर वो तो खैर मतलब कि अदाकारा शबनम से भी इंस्पायर्ड था, और फिर जब जो उनकी वालिदा थी, वालिदा माजिदा कितनी मजे की थी। तो ये कहती थी कि मेरा She is such a delightful character to perform. मुझे वो इतने मज़े की लगती हैं। और शुरू में तो हमारे पास चीज़ें भी नहीं होती थी कि हम कैसी विग बनाएं, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जो अर्ली जब इसको बनाने की कोशिश की थी तो एक लंबे बालों की विग मिली मुझे। अब मुझे चाहिए था कि बहुत ही ओवरडू हेयर स्टाइल उनका, तो मैंने किचन में से एक प्लास्टिक का प्याला लेके उसके ऊपर वो विग बनाई थी और मैं वही प्याला उठा के पहन लेती थी और वही रख देती थी। तो बनी बनाई विग बना दी थी ना अपन। हाँ। ये आज तो क्या पहले आपने विगों का काम भी किया हुआ है, क्योंकि इसमें तो बहुत पर्पल पता नहीं गोल्डन कौन वो तो ढेर विग्स आई थी और हिना आपा का गेटअप भी हिना आपा खुद करती थी। मैं पागल। नो बट सीरियसली आई मीन हर बंदे का, जो कुद्दूसी साहब की जो बेवा की जो मेकअप था वो बिल्कुल डिफरेंट था, उसके बाद फिर जो बदरखा उनका बिल्कुल मेकअप डिफरेंट था, उनके होंठों की शिमना, देन रूह अफ़ज़ा वाज डिफरेंट। और रूह अफ़ज़ा का तो वैसे भी हर मेकअप अलग होता था। वो जो रमजान में टोपी पहन के सर पे इजिप्शियन टोपी ये कहाँ से इंस्पिरेशन आती थी? भाई मैं बताऊं कि इसमें बहुत ज़्यादा कमाल राइटर का है। जिस तरह के वो राइटिंग आती थी मेरे पास, जो जुमले आते थे, वो जुमले पढ़ के मेरे दिमाग में ना एक कैरेक्टर पॉप अप होता था। क्या आपकी इमेजिनेशन का कमाल भी है ना इसमें तो। हाँ, मतलब ये कि वो पढ़ के मुझे बहुत मज़ा आता था और मैं समझती थी कि इस कैरेक्टर की आंखें ऐसी होनी चाहिए, और जैसे वो अम्मा के यहाँ पर मस्सा लगा था, वो बस मुझे बड़ा हॉन्ट करते थे, इस वजह से मैंने उनको वैसा पहना। और वो जो अम्मा का भारी भरकम वजूद था, तो जैसे वो चलती थी गर्मी में हिनाबा पैडिंग्स और चीजें बहुत मुश्किल होता था वो करना। आई हेट माई टॉलरेंस बाय द वे। कितना अर्सा वैसे वो आप लोग की वैसे शूट कितना अर्सा 3 साल चली हमारी शूट। हाँ। और फसी की जो राइटिंग है ना, फसी ये बड़ा प्यारा कॉम्बो है। मैं तो हमेशा से ना, मेरा एक फेवरेट कॉम्बो है। मैं फोन भी कभी करता हूँ ना, फसी भाई, मजहर भाई और हिना आपा, ये तीनों को लाइन से फोन होता है मेरा। ये कॉम्बो इतना मजे का था। और फसी भाई की जो राइटिंग थी ना, वो ऐसी है कि मैंने अब उसके बाद मैंने पहला स्क्रिप्ट उन्हीं का किया, 7-7 पेज के सीन, 12-12 पेज के सीन, लेकिन उसमें आप चाह के भी के भी नहीं बदल सकते हैं, वो इतना स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ होता है। शुरू में तो कितना याद किया करता था कि मैं थक जाती थी कि अब मत दोहराना। और पता क्या होता था शुरू में ना, मुझे ये पता ही नहीं होता था कि ये यहाँ खड़े है बाबू ने। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं बोल सकता, मुझे कोई खड़ा हो यहाँ पर, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था, लेकिन यूज्ड टू हो गया। अच्छा मुझे बता वकार, वैसे मैं क्योंकि हिनाबा से पूछना चाहूँगी कि इनका पहला ऑडिशन को याद है कि नहीं है, लेकिन आप मुझे बताएं कि आप मेकअप में कैसे वो आए? मेकअप में तो मैं बहुत एक्सीडेंटली आया था, क्योंकि आई वाज द चाइल्ड, जो नहीं स्पेयर चाइल्ड होते हैं, जो बेचारे होते हैं कि ये तो कुछ नहीं कर सकता, इसका क्या है, ये तो कुछ भी नहीं कर सकता, वो वाला साहब था। तो मैं अपनी खाला की चप्पल जुड़वाने गया था इंग्लिश बूट हाउस, वहाँ सामने डेप्टेक्स का बोर्ड लगा था। मैंने कहा यार ये मुझे सिखा देंगे, क्योंकि मुझे मेहंदी लगानी तो आती थी, तो मुझे लगा कि मुझे मेकअप सिखा देंगे। मैं वहाँ गया, मैंने उनको सारी कहानी अपनी निगत आपा थी उनको बताई और उन्होंने मुझे रख लिया। बस मैं मेकअप करना शुरू हो गया, मुझे मज़ा आने लगा, फिर मैं लाहौर चला गया, फिर फिल्म इंडस्ट्री में चला गया, फिर फैशन इंडस्ट्री में चला गया, फिर वकार बन गया। लेकिन कहीं ना कहीं तो आप उसे देखते हो अंदर कहीं ना वो एक कीड़ा मौजूद होता है कि जब आप लोगों का मेकअप भी देख रहे होते हैं ना, जैसे वकार हमारे शो में भी आते हैं ना, तो उस दिन मैं ज़रा कॉन्शियस हो जाती हूँ कि या अल्लाह मेरा मेकअप थोड़ा ज़्यादा ओवर तो नहीं हो गया कि वकार शो में आ रहे। तो आपके अंदर ये था कि आप लोगों के मेकअप से उसको जज करते थे कि नहीं यार ये चीज़ थोड़ी ठीक होने वाली है? नहीं, मुझे क्योंकि बचपन से मेहंदी में लगाता था और आर्ट से रिलेटेड पेंटिंग्स और चीज़ें, जो भी आर्ट से रिलेटेड काम होता था, चाहे वो कैंडल मेकिंग हो, चाहे कुछ फैब्रिक पेंटिंग चीज़ें, वो सब मैं खुद करता था।
तो जब मैं मेकअप में आया तो मेकअप का क्योंकि मुझे इतना वैसे तो हल्का फुल्का, मेरी खाला एक थी जो बहुत फैशनेबल थी और वो सैलून जाती थी, तो उनके साथ जाता था, तो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता था वो माहौल। तो फिर होते होते मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर वो था और मुझे यही करना था। अच्छा, तो अम्मी का क्या था तासुरात के? मैंने कहा कि नहीं बेटा तुम कुछ और कर लो। नहीं, अम्मी तो सबसे ज्यादा जो मेन किरदार होता है ना जो हमारे मेरी लाइफ में, तो मेरी अम्मी का। अम्मी ने कहा मेरे पापा की डेथ हो गई थी और हम जॉबलेस था और बिल्कुल यंग था, तो मुझे पता भी नहीं था दुनिया में क्या करना है, और मैं बिल्कुल वो बच्चा तो घर में पला हुआ होता है ना। तो जो है वो अम्मी ने मुझे कहा तुम्हारा जो दिल चाहता है तुम करो, मैं पीछे खड़ी हूँ। बस ये बात जुमला सब मेरे लिए काफी था। फिर मैं लोगों की तरफ देखता भी नहीं था कि लोग क्या सोच रहे हैं। ये वैसे एटीट्यूड और अप्रोच भी ये होनी चाहिए है ना। आपको याद है आपका पहला ऑडिशन? कोई ऑडिशन नहीं हुआ मेरा, और वैसे भी हमारे यहाँ क्या वो है ही नहीं, आप देखें कहीं नहीं आपको मिलता कि कहीं ऑडिशन हो रहे हैं किसी बड़े प्ले के लिए या किसी फिल्म के लिए। हाँ, ये सुनने में आता है कि अभी तो ख़त्म हुए ऑडिशन, वो ढूंढ रहे थे तुम्हें, तुम थी नहीं यहाँ। मैंने कहा नहीं मैं थी। एनीवे, तो मेरा भी एक्सीडेंटली हुआ था। एक छोटे से प्ले में एक नौकरानी का कोई रोल था जो कि दरवाज़ा खोलना था, तो वो बस नौकरानी वॉज नॉट अवेलेबल, दैट कैरेक्टर वो आई नहीं थी। तो डायरेक्टर ने कहा कि आप कर दें, तो मैंने वो कर दिया। उसके बाद जब राइटर ने वो देखा प्ले, तो उसने कहा कि मुझे ये कैरेक्टर अपने एक बंस रोड के लिए चाहिए, फसी बारी खान ने लिखा था। तो यूँ मैं उसमें कास्ट हुई बंस रोड की नीलोफर में, और मेरे हाथ पांव कांपे। इधर से आबिद अली सर निकले चले आ रहे, उधर से नबील आ रहे हैं। मतलब मैं एक उसमें थी कि हैं ये तो सब टीवी के लोग हैं, मैं कैसे देख रही हूँ उन लोगों को, मुझे याद ना हो डायलॉग्स। और मजहर ने मुझे बहुत, वो एक वाहिद प्ले था जिसमें मजहर ने मुझे बहुत डांटा था, और मैं चाहती थी कि ये डायरेक्टर नाराज़ होकर मुझे निकाल दें लेकिन ये हुआ नहीं, और बस फिर ये हुआ। लेकिन जिस डायरेक्टर ने आपको वो रोल दे रहे कि चले आप ये रोल करने, उसको आइडिया था कि मैं क्या चीज देने जा रहा हूँ टेलीविजन इंडस्ट्री को? बाद में कॉल की भाई की आंख और फसी भाई का कलम, ये एक बड़ा बेहतरीन कॉम्बो है, और मुझे ऐसा लगता है कि उनका लिखा हुआ सबसे ज्यादा जो जस्टिफाई करते हैं वो मजहर भाई करते हैं। और मजहर भाई ना एक इतने शरारती आदमी है। अच्छा, उनको जिनसे प्यार है ना, तो उनको तो कोई टच नहीं कर सकता, कोई कुछ बोल नहीं सकता उनको, जिनसे उनको प्यार हो गया ना कि जी जो ये उनके अपने बंदे, उन्हें तो कोई छू भी नहीं सकता। और वो इतना ज़्यादा हमें अकोमोडेट करते हैं हर चीज़ के अंदर। और उनकी, मैं अभी तक, शुरू में तो ये होता था कि मैं हिनापा के बराबर, हिनापा कि अब क्या करना है, इसमें बता दें, कैसे बोलूँ, इसको बोल के बता दें मुझे क्या करना है। तो हिनापा ने मुझे याद है उन्होंने इतना अच्छा मेरा कैरेक्टर स्केच बना के दिया था कि तुमने अपनी मासूमियत रखनी है, ज़रा सा भी इसमें वल्गर नहीं होना, कहीं तुम्हारी आईब्रो शैब्रो से चढ़नी चाहिए, बस मासूम रहना चाहिए। तो और मजहर भाई के साथ जब हम सेट पे आते हैं तो मुझे आज भी, अभी मैंने उनका प्ले रिसेंटली किया है, तो सेट पे मैं ना बिल्कुल ब्लैंक, मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ लेकिन बिल्कुल ब्लैंक आता हूँ सेट पे, क्योंकि मुझे नहीं पता होता वो किस वक्त मुझसे क्या करवा लेंगे। तो मैं उनको बोलता हूँ, मैंने कहा मैं तो आपका टॉय हूँ, जैसे चाहे आप चाबी भरेंगे मैं नाचना शुरू कर दूंगा। और मैं उनको कभी कहता ही नहीं कि मजहर भाई ये क्यों करना है, वो कहते हैं वकार यूँ आना ये कर दो। अच्छा ठीक है। इवन के इतनी हमारी फ्रिक्वेंसी बिल्डअप हो गई थी कि अब हम सीन कर रहे हैं बहुत सीरियस, अफजा वदूद के सीन हो रहे हैं और वदूद को गुस्सा आया है, तो पीछे से बोलते थे जहाँ गया पाता था अपने बाल पीछे करो, तो मैं यूँ करता था कहते तुम्हारे बाल जो है ना तुम्हें फंस गए कमर में, कमर से बाल निकाल दो, तो मैं बैठ निकालता था। तो वो इतनी छोटी सी, और ये बहुत सीरियस हो रहा था, इसमें कोई फन नहीं था। और क्योंकि आप इतना, तो मैं कहती यार ये इतनी प्यारी हिदायत हमें। मुझे मजहर भाई ने क्या बोला, मजहर भाई ने कहा जब तुम पलटोगे ना तो तुमने ऐसे पलटना है कि तुम्हारे गीले बाल हैं और तुम्हारी छींटें उड़नी चाहिए, तो तुम्हें ऐसे टर्न करना है। वो ऐसे एक्सप्लेन करते थे। और अभी जो भी हम कर रहे थे उसमें अचानक से ना मेरे पास आएंगे और एक कोई छोटी सी बात लेके चले जाएंगे। अब मुझे पता होता है कि मुझे किस जगह, वो उनको कोई एक्सप्लेन करने की उनको जरूरत नहीं होती क्योंकि मेरी उनकी फ्रिक्वेंसी इतनी एग्जैक्ट मैच है। वो कहते हैं ये कर दो। फिर उसके अलावा बाहर बाज़ ऐसा होता है कि जो हमारे को स्टार्स या आर्टिस्ट होते हैं
दे आर नॉट रेडी फॉर इट। ये अब क्या करेगा? तो अब बात है, तो ये तो तुमने करना ही नहीं था। मैंने कहा मेरे तो डायरेक्टर ने जो बोला मैंने कर दिया। अच्छा, और उस वक्त ना हंसी को भी कंट्रोल करना एक दूसरे के शौक में। और वो बहुत स्पॉन्टेनियसली चीज आती थी कि वो आके बस खामोशी से मुझे कुछ कह के गुजर जाते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, आप दोनों, मतलब हम सब बहुत समझ आते हैं कि मज़हर साहब के भी और जो फसी भाई के भी जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उसमें आप हमें नज़र आएंगी, लेकिन आप लोग जब खुद कोई चीज़ साइन करने जा रहे होते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप देखते हैं कि अच्छा यार इस प्रोजेक्ट में ये चीज़ है तो चलो अब मैं कर लूँगी है? हिना आपा का तो डिफरेंट है, क्योंकि और लोग भी करते हैं। मेरा तो फिक्स है कि मैं सिर्फ मज़हर और फसी मेरे लिए दो नाम है। मज़हर भाई ने कहा यहाँ साइन कर दो, मैं वहाँ साइन कर देता हूँ। तो पैसे भी नहीं देखते कितने पैसे दे रहे हैं? कभी भी नहीं देखे मैंने। मज़हर मेरी सारी चीज़ें डिसाइड मज़हर भाई करते हैं। ड्रामा, क्योंकि एज एन एक्टर मैं बहुत कम काम कर रहा होता हूँ और ज़्यादातर मज़हर भाई का ही कर रहा होता हूँ, तो मज़हर भाई ही सब डिसाइड करते हैं। वो सब हम उनके टॉय हैं, वो जो चाहे, और वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारे लिए कुछ गलत हो, इसलिए हमें इतना अंधा ट्रस्ट है। स्क्रिप्ट भी नहीं। आप बताएं, आप स्क्रिप्ट पढ़ती हैं पहले? बिल्कुल। और ज़्यादातर स्क्रिप्ट ही मुझे ऑफ करता है अगर कोई अच्छा स्क्रिप्ट ना हो। बस फिर या तो मैं एक्सक्यूज़ कर लेती हूँ या इतने सारे पैसे बता देती हूँ कि वो ना लें मुझे। स्क्रिप्ट बहुत ज़रूरी है। स्क्रिप्ट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेनी है, फिर मैं इनसे पूछूंगी भी कि किसी प्रोजेक्ट का हाथ से जाने से इनको दुख भी हुआ है?